हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने बहुत केयरफुली एक हाइपोथेसिस चूज़ करना होता है। तो हाइपोथेसिस में हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास आउटकम क्या आएगी। तो हम जब भी हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं तो हाइपोथेसिस में हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। हाइपोथेसिस में जो हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं या इनमें जो चेंज होती है उस चेंज को ऑब्जर्व करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमने जो प्रेडिक्शन की थी वो ठीक है या नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस इस तरह का होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होंगे तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी चेंज लेकर आएंगे। तो हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका एम ये होता है कि हमने इस तरह के हाइपोथेसिस को करेक्ट कंसिडर करवाना होता है। हमने ये शो करवाना होता है कि हमने जो प्रेडिक्शन की है वो करेक्ट है, यानी कि हम अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ वेरिएशंस करते हैं या कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं या इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसके दरमियान में भी कोई डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं, हमारे पास एक हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास एरर रेट इंक्रीज़ हो जाएगा या एरर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक प्रेडिक्शन, हमारे पास एक क्लेम हो सकता है या हमारे पास सजेशन हो सकती है। हम ये देखते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके आउटकम्स में हमारे पास ये प्रेडिक्शन ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। तो हमने जब भी हाइपोथेसिस को करेक्ट शो करवाना होता है तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम इस हाइपोथेसिस को निगेट करने की कोशिश करते हैं। उसको हम कहते हैं कि हम हाइपोथेसिस की बजाय नल हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। और ये जो नल हाइपोथेसिस होता है ये कहता है कि हम अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो उसकी चेंज में बेसिकली हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। तो हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट होता है या जो भी इवैल्यूएशन होती है उसमें हमारे पास एम ये होता है कि हमने डिसप्रूव करना होता है इस नल हाइपोथेसिस को, यानी कि हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज होंगे तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी डिफरेंस आ रहा होगा। लेकिन अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा होगा, इसको हमने निगेट करना होता है या हमने इसको डिसप्रूव करना होता है। तो हमारे पास जो एक्चुअल हाइपोथेसिस होता है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होता है जिसमें हमने वेरिएबल्स चूज़ करने होते हैं। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस होता है उसके अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स को, उनको हम कहते हैं कि हमारे पास लेवल्स ऑफ वेरिएबल हैं। तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम कोई भी चेंज करके किसी भी कंडीशन को एकम्प्लिश करने की या कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम इन वेरिएबल्स को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और फिर हम डिफरेंट कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं और उन डिफरेंट कंडीशंस में हम अपने हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है जिस पे हमने चेक करना है कि हमारे पास ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं है, उस हाइपोथेसिस के लिए हम कंपैरिजन की कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एलिमेंट्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं या हम मॉडिफाई कर सकते हैं या हम मैनिपुलेट करते हैं, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की एग्जांपल ये हो सकती है कि हमारे पास डिफरेंट इंटरफेस स्टाइल्स हो सकते हैं या हमारे पास आइकन के डिज़ाइंस डिफरेंट हो सकते हैं या हमारे पास मेन्यू आइटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस ये है कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो मेन्यूज़ में से किसी कमांड को ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट कर लेते हैं अगर हमारे पास मेन्यूज़ में आइटम्स जो हैं वो कम हों। तो हमारे पास जो मेन्यू हो सकते हैं उसमें जितने हम आइटम्स रखते हैं उसमें हम कोई नंबर असाइन कर सकते हैं उसको, कि हमारे पास 5 आइटम्स हो सकते हैं मेन्यूज़ के अंदर, हमारे पास 7 आइटम्स हो सकते हैं और हमारे पास 9 आइटम्स हो सकते हैं।
तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की, वो हमारे पास, जिनको हम लेवल्स भी कहते हैं, वो हमारे पास 5, 7 और 9 वैल्यूज़ होंगी वेरिएबल्स की, जिनसे हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस प्रोड्यूस करेंगे और इन कंडीशंस को हम कंपेयर करेंगे और फिर हम अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास कौन सा अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइटम्स होता है मेन्यूज़ के अंदर, जिससे यूजर्स जो होते हैं उनकी यूजेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के नेम से पता चल रहा है आपको कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं ना, ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि इनके अंदर जो चेंज प्रोड्यूस हो रही होती है वो डिपेंडेंट होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनमें उनकी एग्जांपल ये हो सकती है कि हमारे पास जो टाइम है वो टाइम डिपेंडेंट होता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस तरह के हैं। जैसे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम मेन्यू लिस्ट के आइटम्स जो हैं, मेन्यूज के अंदर जो हम आइटम्स दे रहे हैं या जो लिस्ट हम दे रहे हैं, वो हमने अगर उसको चेंज किया है तो उससे हमारे पास जो टाइम है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने का या टास्क को परफॉर्म करने का, वो चेंज हो जाएगा। तो इन दिस केस हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की और एग्जांपल्स ये हो सकते हैं कि हम इसके अंदर नंबर ऑफ एरर्स देख सकते हैं, हम यूज़र की प्रेफरेंसेस देख सकते हैं, हम यूज़र की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो वो सारे वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर एनालाइज करते हैं या उनको कंसिडर करते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर। और इन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर हम अपने हाइपोथेसिस जो है उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास हाइपोथेसिस के साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है वो हमारे पास ये होता है कि हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करना होता है। तो जब भी पार्टिसिपेंट चूज़ करते हैं पार्टिसिपेंट बेस्ड एवेल्युएशंस के लिए या एम्पिरिकल एवेल्युएशंस के लिए, तो हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे पास एक्चुअल यूजर्स ऑफ द सिस्टम होने चाहिए, जो हमारे पास एंड यूजर्स हैं। तो हमारे पास जो भी एक्सपेक्टेड यूज़र होते हैं ना, उनसे वो क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स एक्चुअल यूजर्स नहीं होते तो इस केस में हम ये करते हैं कि हम जो भी पार्टिसिपेंट चूज़ कर रहे होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि वो नियर टू द एक्चुअल यूजर्स हों। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम सिमिलर एज ग्रुप ले सकते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन सेम ले सकते हैं, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस सेम ले सकते हैं। तो आप अपने यूज़र्स के एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हैं, उसके एज ग्रुप को कंसिडर करते हैं, उसके लेवल ऑफ एजुकेशन को कंसिडर करते हैं और फिर आप उससे रिलेटेड कोई ऐसा पार्टिसिपेंट चूज़ करते हैं जो कि नियर टू दैट पर्टिकुलर यूज़र हो, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड एंड यूज़र बनेगा। हम जब भी पार्टिसिपेंट चूज़ करते हैं तो जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होता है या जो हमारे पास सैम्पल साइज होता है वो हमारे पास इतना ज़रूर होना चाहिए कि हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन है हमारे यूज़र्स की, उस पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट ईजीली कर सके। जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में पार्टिसिपेंट चूज़ हो जाते हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डिस्क्राइब करना होता है। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हम एवेल्युएशन किस तरह से करवाएंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वाला जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं कि हमारे पास बिटवीन सब्जेक्ट्स या रेंडमाइज्ड डिज़ाइन मेथड है, और सेकेंड मेथड हमारे पास विद इन सब्जेक्ट रिपीटेड डिज़ाइन मेथड होता है। बिटवीन सब्जेक्ट्स को हम बिटवीन ग्रुप भी कहते हैं और इसको रेंडमाइज्ड डिज़ाइन भी कह रहे होते हैं। हमारे पास जो बिटवीन सब्जेक्ट या बिटवीन ग्रुप मेथड होता है, इसमें हमारे पास जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें से हर पार्टिसिपेंट जो होता है उसको हम सिर्फ एक कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन की बेसिस पे वो हमारे सिस्टम को एवेल्युएट कर रहा होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो ये हो सकती हैं कि हमारे पास जो मेन्यू लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, कितने आइटम्स होने चाहिए। तो आपका जो एक पार्टिसिपेंट है उसे आप एवेल्युएट करवा लेते हैं कि आपके पास अगर मेन्यू के अंदर 5 लिस्ट आइटम्स होने चाहिए या एलिमेंट्स होने चाहिए तो वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स को ही ऑब्जर्व करेगा, वो बाकी फिर 7 और 9 को वो वाला यूज़र ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा। विद इन सब्जेक्ट या हमारे पास जो विद इन ग्रुप मेथड होता है या रिपीटेड डिज़ाइन मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हर यूज़र
जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो हर कंडीशन से गो थ्रू करता है और हर कंडीशन को परफॉर्म करता है और उसके अंदर से फिर वो हमें फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे पास जो विद इन सब्जेक्ट या विद इन ग्रुप मेथड होता है, इस ग्रुप मेथड के अंदर एक फैक्टर इंक्लूड हो सकता है जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास ना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इंक्लूड होने का मतलब ये होता है कि आपका एक यूज़र अगर एक कंडीशन से गुजर चुका होता है तो फिर उसके अंदर लाइक्लीहुड इस चीज़ की ज़्यादा होती है कि वो लर्न कर लेगा नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म करवाते हुए कि उसने नेक्स्ट टास्क जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है, और फिर जैसे जैसे वो टास्क परफॉर्म करता जाएगा उसकी अंदर जो लर्निंग होती है वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो विद इन सब्जेक्ट मेथड्स होते हैं ये हमारे पास लेस कॉस्टली मेथड्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही यूज़र डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हमें रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा होता है, जबकि हमारे पास बिटवीन सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमने सारी की सारी कंडीशन जो है वो ईच पार्टिसिपेंट से अलग अलग पार्टिसिपेंट से हमने ऑब्ज़र्व करवानी होती हैं। लेकिन हमारे पास ये वाला जो बिटवीन सब्जेक्ट मेथड होता है इसके अंदर हमारे पास लर्निंग इफेक्ट तो जनरेट नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा कॉस्टली मेथड होता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। हम दोनों मेथड्स में से जो भी मेथड चूज़ करते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज किस तरह के अवेलेबल हैं, हमारे पास बजट कैसा है, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं, हम इसके ऊपर कितना कॉस्टली ले सकते हैं, हम इसके अंदर कंडीशंस कितनी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देख के हम फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड को चूज़ करते हैं कि हमें इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड चूज़ करना चाहिए। हम विद इन सब्जेक्ट मेथड यूज़ करेंगे या हम बिटवीन सब्जेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। जब हम मेथड चूज़ कर लेते हैं कि हमने यूज़र से किस तरह से एक्सपेरिमेंटल एवेल्यूएशन परफॉर्म करवानी है या एम्पिरिकल एवेल्यूएशन परफॉर्म करवानी है, तो फिर इस मेथड को चूज़ करने के बाद यूज़र जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा आ जाता है। तो उस डेटा के ऊपर फिर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव करना है या हमने फॉल्स प्रूव करना है। तो जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं डेटा के ऊपर, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पहले हमें अपने डेटा को एनालाइज करना होता है या डेटा को देखना होता है। तो डेटा को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास डेटा किस तरह का है। तो डेटा को हम जब भी देखते हैं तो उस डेटा को देखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स या टेबल्स की फॉर्म में अगर डेटा होगा, या जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो हमने स्टोर किए हैं वो अगर हम टेबुलर फॉर्म में या हिस्टोग्राम्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में करते हैं तो उसको देखना और अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा अगर हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखते हैं, हम ग्राफ्स में देखते हैं, हम हिस्टोग्राम्स में देखते हैं या हम टेबल्स की फॉर्म में देखते हैं, तो हमें इसके अंदर से जो आउटलायर्स होते हैं वो निकालना ज़्यादा आसान काम होता है। आउटलायर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसा एक सैम्पल है जो कि बाकी सारे सैम्पल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो हमारे पास आउटलायर होता है। उस आउटलायर को हम एक्सपोज कर सकते हैं किसी भी डेटा को ऑब्जर्व करके। इसके अलावा जो सेकेंड थिंग हमने देखनी होती है वो ये देखना होता है कि जो हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट किया है किसी भी एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में, वो जो ओरिजिनल डाटा है उसको हमने सेव करना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने उस डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म किया है और हम पिछले वाला सारा का सारा डेटा जो है वो डिस्कार्ड कर दें और हमारे पास जो फाइंडिंग्स हैं वो हम सेव कर लें। ये हम ओरिजिनल डेटा को सेव इसलिए कर रहे होता है ताकि अगर फ्यूचर में हमने कोई डिफरेंट एनालिसिस मेथड परफॉर्म करना है तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमें दोबारा से यूज़र से सारी की सारी इवैल्यूएशन ना परफॉर्म करनी चाहिए, बल्कि हमारे पास डेटा होना चाहिए और हम उसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस मेथड्स लगा के उसके अंदर से एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डेटा है वो किस तरह का है। तो डेटा हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी हो सकता है। डेटा में हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी हो सकती है और हमारे पास जो डेटा की वैल्यूज़ हैं वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकती हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये कहते हैं कि हमारे पास जो इंटरफेस के ऊपर एक बटन लगा हुआ है, उस बटन के अंदर अगर हमने कलर्स इंक्लूड करवाने हैं तो हम उसको 3 कलर्स दे सकते हैं, हम रेड, ग्रीन और ब्लू कलर देंगे, तो ये आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस डेटा होता है या जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, ये वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई
डिस्क्रीट डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे हमारे पास टाइम एक कॉन्टीन्यूअस डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यूज होती है, वो हम इसके अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा हमने डेटा की टाइप को तो देखना होता है, हमने ये भी देखना होता है कि हमने इस डेटा से इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर करनी है, हम किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे हम ये क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह का फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिफरेंस आता है या नहीं आता। तो हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं कि इज़ देयर डिफरेंस और इज़ देयर नो डिफरेंस। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर से हमें आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंस है तो वो कितना डिफरेंस है, या ये कि हमने जो रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो कितने रिलायबल रिजल्ट्स हैं। तो रिलायबिलिटी भी मैटर करती है। तो हमने डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले ये देखना होता है कि हमारे पास टाइप ऑफ डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन हमें कौन सी रिक्वायर्ड है इस डेटा से। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा की टाइप है वो किस तरह की है और हमें उससे इन्फॉर्मेशन कौन सी रिक्वायर्ड है, तो फिर हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टेस्ट्स परफॉर्म करते हैं। हमारे पास जो टेस्ट होते हैं वो 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट हो सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो सकते हैं, और हमारे पास कॉन्टिजेंसी टेबल टेस्ट हो सकते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं डेटा की, उसके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएशंस हैं। हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास एक बेल शेप्ड कर्व होता है। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल होती है कि यानी कि अगर आप डेटा इसके ऊपर प्लॉट करें तो आपके पास इस तरह का कुछ कर्व बन रहा होगा जिसे बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में कि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। अगर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नहीं है, बल्कि हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसके ऊपर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो पैरामीट्रिक टेस्ट्स होते हैं ये हमारे पास ज़्यादा रोबस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग क्योंकि अपने डेटा के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर वो स्ट्रिक्टली नॉर्मल नहीं भी होता तब भी हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट के ज़्यादा बेटर होते हैं। हमारे पास जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स होते हैं इसके अंदर हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि हमारे पास डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा नहीं है, तो हमारे पास इसके अंदर जो आउटलायर्स होते हैं उन आउटलायर्स को भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के थ्रू जो है उनको हम कंसिडर कर सकते हैं और उनको अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट होता है वो कॉन्टिजेंसी टेबल टेस्ट होते हैं, या कॉन्टिजेंसी टेबल हम एक क्रिएट करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी डेटा होता है उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, और जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का डेटा आ रहा होता है या जो ग्रुप्स ऑफ डेटा आ रहे होते हैं उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी आइटम्स या डेटा इसके अंदर लाई कर रहा होता है हम उस डेटा को काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ आइटम्स इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और उसकी बेसिस पे हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव या डिस्प्रूव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो भी आइकन डिज़ाइंस हैं वो आइकन डिज़ाइंस किस तरह के होने चाहिए। तो हमारे पास एक डिज़ाइन है जिसमें हमने एक नया इंटरफेस जो है वो बनाया है, और ये जो इंटरफेस है ये एक ऐसी एप्लीकेशन का है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होती है, जैसे आपके पास वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि हमने आइकन्स को किस तरह से प्रेजेंट करवाना है। हम चाह रहे हैं कि हम उसको जो भी आइकन्स हमने प्रेजेंट करवाने हैं उसे हम 2 स्टाइल्स ऑफ आइकन्स में से हमें चूज़ करना है। हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि हमारे पास जो यूज़र्स हैं उनके लिए किस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आइकन को रिमेंबर करना ज़्यादा आसान है। तो हमारे पास इसके अंदर 2 तरह के जो आइकन्स हैं सेट्स के, उसमें से एक जो हमारे पास है ना वो नेचुरलिस्टिक इमेजेस है जिसमें हम मेटाफोर यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट पेपर की, और जो दूसरा वाला है उसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है जिससे हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास यूज़र के लिए
इन दोनों सेट ऑफ आइकन्स में से प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है कि ज़्यादा इजी यूज़र के लिए क्या होगा रिमेंबर करना और यूज़ करना। तो हमारे पास ये इसके अंदर सेट है, ये हमारे पास जो ऊपर वाली इसके अंदर रो नज़र आ रही है, ये हमारे पास मेटाफोर्स हैं, जिसमें हमने कॉपी के लिए ये आइकन रखा हुआ है, सेव के लिए हमने ये आइकन रखा हुआ है, और डिलीट के लिए हमने एक पेज के ऊपर क्रॉस लगा दिया है। और हमारे पास ये वाले जो है ये आर्टिफिशियल आइकन्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास जो आइकन्स हैं इसके अंदर हमने कॉपी किया हुआ है। ये हमारे पास सेव का आइकन है, और ये हमारे पास एक डिलीट का आइकन है जिसमें हमने डस्टबिन है और इसके अंदर हमने पेपर जो है वो शो करवाया हुआ है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे होते हैं, हमें एक हाइपोथेसिस बनाना होता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो ये है कि यूज़र विल रिमेंबर द नेचुरल आइकन्स मोर इजीली देन द एब्स्ट्रैक्ट वंस। तो हम हाइपोथेसिस ये बना रहे हैं कि हमने एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी है कि यूज़र्स जो हैं उनके लिए नेचुरल आइकन्स को रिमेंबर करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू द एब्स्ट्रैक्ट आइकन्स। तो इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम इसका नल हाइपोथेसिस दे लेते हैं, और जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन रिकॉल ऑफ द आइकन टाइप्स। यानी कि हम आइकन टाइप कोई भी यूज़ करें, हमारे पास जो रिकॉल का डिफरेंस है या जो यूज़र ने उसको रिमेंबर करना है उसके दरम्यान में डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस आ गया, और हमने इस नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास जो इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास स्टाइल ऑफ आइकन है, और इस स्टाइल ऑफ आइकन में हमारे पास दो वैल्यूज़ हो सकती हैं या हमारे पास दो लेवल्स होते हैं इसके। या तो हमारे पास आइकन सेट जो है वो नेचुरल हो सकता है, या हमने उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट सेट यूज़ किया हुआ है। हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास रिकॉल है या रिमेंबर है। तो हम रिकॉल या रिमेंबर को किसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू ही एनालाइज कर सकते हैं। तो हमें कोई क्वांटिटी चाहिए होती है मेजर करने के लिए इसको। तो रिकॉल को हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो अगर मिस्टेक्स ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब ये है कि यूज़र के लिए उस चीज़ को रिकॉल करना या रिमेंबर करना ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा हम इसके अंदर टाइम टेकन भी ले सकते हैं कि हमने जो यूज़र है उसने टाइम कितना लिया है आइकन को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमारा अभी वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हम टाइम टेकन ले रहे हैं कि यूज़र ने एक्चुअली टाइम कितना लिया है किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए। हमारे पास जो थर्ड वाला स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, और ये कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड यूज़र ग्रुप है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं है। वंस हम पार्टिसिपेंट चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन से यूज़ करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन है। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या होता है कि हमारे पास जो यूज़र्स होते हैं वो सारी की सारी कंडीशंस को एनालाइज करके हमें फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये लेस कॉस्टली मेथड होता है। तो इसलिए हमने विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन जो है वो प्रेफरेबली चूज़ किया है। हमारे पास जब डिज़ाइन हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला मेथड होगा, तो फिर यूज़र क्या करता है कि वो मेथड परफॉर्म करता है, और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो डेटा आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने दो इंटरफेसेस जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं। वो इंटरफेसेस आइडेंटिकल इंटरफेसेस होते हैं एक्सेप्ट फॉर द आइकन्स हम जो उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने उसके अंदर इंटरफेसेस में एक इंटरफेस में हमने क्या किया है कि हमने यूज़र को नेचुरल आइकन्स दिए हैं, और जो सेकेंड वाला इंटरफेस होगा उसके अंदर हमने उनको एब्स्ट्रैक्ट आइकन्स दिए हैं। तो यूज़र को हमने जो टास्क दिया है परफॉर्म करने के लिए वो हमने यूज़र को ये दिया है कि उसने एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है एक अप्रोप्रिएट आइकन को सिलेक्ट करके। तो हमारे पास जो लर्निंग इफेक्ट होता है वो हमारे पास विद इन सब्जेक्ट के अंदर जनरेट हो रहा होता है। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो आइकन्स हैं उसकी जो पोजीशंस हैं वो हम दोनों के दोनों इंटरफेसेस में चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर एक इंटरफेस में हमने यहाँ पे आइकन रखा हुआ है डिलीट का, तो हम दूसरे इंटरफेस के अंदर यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे पास जो भी यूज़र है वो हर यूज़र जो भी उसके पास कंडीशंस आ रही हैं, जितनी भी कंडीशंस हम देंगे वो सारे के सारे कंडीशंस को फॉलो करेगा। और इसके अलावा जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसको अवॉइड करने के लिए हम एक और काम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी यूज़र पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हमारे पास इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और हर ग्रुप
को हमने जो स्टार्टिंग कंडीशन दी है ना वो डिफरेंट दे दी है। तो हमारे पास हर यूज़र ने बेसिकली करना ये है कि हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स ये टास्क परफॉर्म करेंगे और उस टास्क को परफॉर्म करने में उन्हें जितना भी टाइम लग रहा होगा या वो जितने भी नंबर ऑफ एरर्स परफॉर्म कर रहे होंगे उसको हम एनालाइज करके देखेंगे कि यूज़र्स के लिए ज़्यादा इजीली रिमेंबर करना कौन सा ज़्यादा आसान है। जब हम यूज़र से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा लेते हैं तो फिर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं और रिजल्ट्स को हमने एनालाइज करना होता है। जैसे हमारे पास ये एक टेबल है, इसमें हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये हमारे पास बाकी का टेबल है जिसमें 9th और 10th पार्टिसिपेंट यहाँ पे है। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हैं और अगर आप देखें तो इसमें जो हमने ऑर्डर रिप्रेजेंट किया हुआ है यूज़र्स को, वो पहले हमने उनको एब्स्ट्रैक्ट आइकन्स दिए, देन हमने उनको नेचुरल आइकन्स दिए हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट पहले दिया हमने और नेचुरल आइकन्स बाद में दिए, और फिर 6 के बाद जो आगे 10 तक है उसमें हमने नेचुरल आइकन्स पहले दिए और एब्स्ट्रैक्ट आइकन्स हमने उनको बाद में प्रोवाइड किए हैं। तो हमारे पास ये नेचुरल और एब्स्ट्रैक्ट आइकन्स को एक्सेस करने का जो टाइम है यूज़र के लिए कि उन्होंने टास्क जो परफॉर्म किया है, वो हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्टिसिपेंट है उसने ऑलमोस्ट 656 सेकेंड्स लिए हैं नेचुरल आइकन्स के थ्रू उस टास्क को कंप्लीट करने का या फाइल को डिलीट करने का। एब्स्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास 702 सेकेंड्स लगे हैं। हमारे पास ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में हमने मीन निकाला हुआ है इन दोनों का, यानी कि हमने एब्स्ट्रैक्ट और नेचुरल के दरम्यान में उस पार्टिसिपेंट का मीन टाइम निकाला हुआ है। और हमारे पास जो नेक्स्ट वाली कैलकुलेशंस होगी उसके अंदर हमने बेसिकली ये किया हुआ है कि हमारे पास जो मीन है उसका डिफरेंस हमने लिया हुआ है इस नेचुरल टास्क परफॉर्म करने के लिए, और इसी तरह से हमने एब्स्ट्रैक्ट का भी डिफरेंस लिया हुआ है। जो हमारे पास ये मीन है पार्टिसिपेंट का उससे हमने डिफरेंस लिया हुआ है। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है मीन का वो हमारे पास दोनों केसेस में सेम ही होगा। हमारे पास दोनों साइड्स पे इसे हम कहते हैं कि हमारे पास टेल्स हैं दोनों साइड्स पे, तो ये हमारे पास सेम है। इसके दरम्यान में जो डिफरेंस इसका जो आप मिड पॉइंट लेंगे वो आपके पास 0 लाई कर रहा होता है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस के साथ और प्लस के साथ आ रही हैं। इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पे नेचुरल टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो पार्टिसिपेंट नंबर 2 है उसने ऑलमोस्ट 259 सेकेंड्स लिए हैं, और जो आपके पास पार्टिसिपेंट 6 है इसमें ऑलमोस्ट इसने 1135 सेकेंड्स लिए हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ जो जनरेट हो रही हैं, इन वैल्यूज़ को देख के आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस यूज़र ने यहाँ पे किस तरह का डेटा लिया हुआ है। तो अगर हम इस डेटा को एनालाइज करें तो हमारे पास इसके अंदर जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डेटा आ रहा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसका मीन कैलकुलेट करते हैं और हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करते हैं। हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल वाला मेथड लिया हुआ है जिसमें हमने टी टेस्ट परफॉर्म करवाया हुआ है यूज़र से, और वो जो टी टेस्ट है उसके रिजल्ट्स की बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने ये जो सारे कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास, इसमें हमने मीन लिया हुआ है और इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया हुआ है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका वही सेम फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करने के लिए होता है। इसी तरह से हमारे पास जो स्टूडेंट टी टेस्ट है उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी हमने वही वाला सेम फार्मूला रखा हुआ है। ये वाला जो सेम फार्मूला है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हम ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये वाली जो हमारे पास प्रेडिक्शन वैल्यू आ रही है ये हमें बता रही है कि हमारे पास जो ये वाला पॉइंट होगा ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पे लाई कर रहा होगा। हमने इस टेबल के अंदर एरर डिफरेंस भी फाइंड आउट किया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस फाइंड आउट किया हुआ है। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस है ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर एरर में डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड एरर है हमारे पास, ये भी हमने इसी तरह से कैलकुलेट किया हुआ है कि हमारे पास ये जो मीन वैल्यू है नेचुरल और एब्स्ट्रैक्ट की डिफरेंसेस की, इसको हमने लिया हुआ है और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इसके स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है 4.55 की। अच्छा जी, ये जो हमारे पास स्टूडेंट का टी टेस्ट है इसके ऊपर हमने टी टेस्ट अप्लाई किया हुआ है, और टी टेस्ट के अंदर भी हमने इसी तरह से जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला यूज़ किए हुए हैं टी टेस्ट का फार्मूला भी हमने इसी तरह से यूज़ किया हुआ है।
तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5.7 की, इसको अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ पे देखें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारे पास वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, तो ये हमारे पास स्क्यूड वैल्यू है। अगर आप यहाँ से भी ऑब्जर्व करें कि आपके पास यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज आ रही हैं, इसमें हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे पास लेस देन 1% प्रोबेबिलिटी के साथ ये वाली वैल्यू अकर हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये वाली जो प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, तो उसके अंदर चेंजिंग्स मॉडिफिकेशन से हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कितना ज़्यादा अफेक्ट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम आ रही है। तो दैट्स वाई इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस, हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो हमने डिसप्रूव कर दिया है कि हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको अगर हम मॉडिफाई करें तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपके पास डेटा आ रहा है सारा का सारा, इस डेटा के अंदर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं आ रही हैं, वो वैल्यूज़ हमारे पास नेचुरल आइकन्स के लिए हमारे पास कम टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं यूज़र्स। और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं जिसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आइकन्स आ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को ज़्यादा यूज़र्स को टाइम लग रहा है, इजीली उनको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है। जबकि नेचुरल वाले जो आपके पास आइकन्स हैं उनको अगर यूज़र ने यूज़ करना है तो आपके पास ये वाला जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ नेचुरल आइकन्स के साथ ज़्यादा आ रही हैं। तो इसलिए हमारे पास जो इस तरह के टेबल्स होते हैं, उन इस तरह के टेबल से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने नेचुरल आइकन्स को यूज़ करना है या हमने एब्स्ट्रैक्ट आइकन्स को यूज़ करना है। लेकिन ये इस चीज़ पे भी डिपेंडेंट होता है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमने कौन सा एनालाइज किया। जैसे इस एक्सपेरिमेंट के टेबल में हम सिर्फ टाइम की बेसिस पे बात कर रहे हैं। मे बी अगर हम नंबर ऑफ एरर की बेसिस पे एनालाइज करें डेटा को तो हमारे पास मे बी रिजल्ट्स डिफरेंट हो। मे बी हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एरर्स के केसेस में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे पास आइकन्स हैं उनमें हमारे पास एरर के चांसेस जो हैं या एरर का जो नंबर है वो कम हो एज़ कम्पेयर टू नेचुरल आइकन्स। तो हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को यूज़ करते हैं और उस एनालिसिस से हम ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस फॉर्म किया था वो हाइपोथेसिस हमने किस तरह का फॉर्म किया है। तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा थी, इसके ऊपर हमने पैरामीट्रिक एनालिसिस परफॉर्म किया और इस पैरामीट्रिक एनालिसिस में हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ये फाइंड आउट किया है कि अगर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट का, तो टी टेस्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे लाई कर रही होंगी। तो टी टेस्ट से हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास ट्रू है और जो नल हाइपोथेसिस हमने फॉर्म किया था वो हमने डिस्प्रूव किया है इसके साथ। ये इन टॉपिक के रेफरेंसेस हैं, अगर आपको इसको मोर डिटेल में देखना है तो आप इन रेफरेंसेस पे इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑब्जर्वेशनल मेथड्स और क्यूरी टेक्निक्स पर बात करेंगे।